नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड पर पावर सेंटर का शो। मैं हूं आशीष तिवारी। उत्तराखंड बीजेपी में ऐसा लग रहा है कि सब कुछ बेहद ठीक हो गया है। पहले जिस कोल्ड वार यानी शीत युद्ध की बातें कही जा रही थी वो अब लगभग खत्म हो गया है। अरविंद पांडे और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बीच में मानो सुलह हो गई है और सब कुछ पहले जैसा ही हो गया है। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी यही दिखा रही है और ऐसा लग भी रहा है, लेकिन क्या वाकई में ऐसा है या पर्दे के पीछे कोई और कहानी हो सकती है? आज इसी मसले पर एनालिसिस करेंगे, चर्चा करेंगे और कोशिश करेंगे भारतीय जनता पार्टी की भविष्य की राजनीति और रणनीति को समझने की। लेकिन आगे बढ़े इससे पहले आपसे गुजारिश, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। उत्तराखंड बीजेपी के लिए पिछले कुछ महीने बेहद तनावपूर्ण बीते। ऐसा लगा कि जैसे उधम सिंह नगर में बीजेपी के अपने ही नेता और एक बड़े नेता बीजेपी के खिलाफ खड़े हो गए, या यूं कहिए कि बीजेपी के खिलाफ नहीं तो कम से कम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के खिलाफ तो उन्होंने सीधी बगावत कर दी है। अरविंद पांडे का नाम सियासी गलियारों में हर तरफ गूंजा। हालात ये हुए कि दो बड़े नेताओं को उनके साथ खड़ा होते भी दिखाया गया, जिसमें त्रिवेंद्र सिंह रावत और अनिल बलूनी का नाम शामिल था। स्थितियां यहां तक पहुंची कि मुकदमे तक की बात आ गई और स्थितियां यहां तक पहुंची कि बीजेपी के विधायक पर की सिंचाई विभाग की जमीन कब्जा करने का आरोप लगा और बाकायदा नोटिस तक जारी हो गई। हालांकि इसके बावजूद अरविंद पांडे ने जो अनुशासन की लकीर थी उसको बनाने की कोशिश जरूर की, लेकिन इसके बावजूद स्थितियां यहां तक बिगड़ी कि यह पूरा मामला उधम सिंह नगर से निकला, देहरादून पहुंचा और देहरादून के बाद दिल्ली के दरबार तक पहुंच गया। और उसके बाद जब नितिन नवीन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो देहरादून आए तो उसके बाद सुलहनामे की जो काम था सुलहनामे का वो हो गया और सुलहनामा लिख दिया गया। तस्वीरें खिंचवाई गईं, एक दूसरे को ग्रीट करते हुए, एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हुए हंसते मुस्कुराते तस्वीरें सोशल मीडिया में साझा भी की गई। ऐसा लगने लगा कि जैसे उधम सिंह नगर से उठा जो तूफान था वो शांत हो गया। लेकिन क्या वाकई में ऐसा हुआ है और ऐसा हुआ है या नहीं, और इसके पीछे क्या है, पर्दे के पीछे क्या है, पर्दे के पीछे की कहानी क्या है, वो समझना जरूरी है। जो लोग भी अरविंद पांडे की राजनीति को समझते जानते हैं वो ये समझ सकते हैं कि अरविंद पांडे अपने तेवरों के लिए ही जाने जाते हैं और इतनी जल्दी वो शांत हो जाएं ऐसा कहना थोड़ा जल्दबाजी हो सकती है। लेकिन आज हम इस मसले पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। आज दो स्थितियों पर हम चर्चा करेंगे। वो दो स्थितियां क्या हैं? एक तो ये कि कोल्ड वार पूरी तरीके से रुक गया है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये हमेशा के लिए रुक गया है या फिलहाल रुका हुआ दिखाया जा रहा है। और दूसरी सबसे बड़ी और बड़ी महत्वपूर्ण बात जिस पर एनालिसिस करना बेहद जरूरी है कि आखिर इस कोल्ड वॉर में किसने अपने हथियार डाले हैं, आखिर झुका कौन है, ये एक बड़ा सवाल है। और इसलिए यह सवाल उठाना जरूरी है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की भविष्य की राजनीति इससे प्रभावित होगी जरूर। ये राजनीति के जानकार बेहद आसानी से समझ सकते हैं। अब सवाल पहला है कि क्या वाकई में ऐसा है कि सब कुछ शांत हो गया है या सिर्फ दिखाया जा रहा है? अरविंद पांडे ने जिस तरीके से बगावत का झंडा उठाया था उससे साफ कहा जा सकता है कि फिलहाल यह पूरा मसला जिस तरीके से दिखाया जा रहा है, अरविंद पांडे को वापस बैकफुट पर जाने में वक्त तो लग सकता है, क्योंकि अरविंद पांडे ने जिस तरीके से अपने समर्थकों के साथ, अपने दल बदल के साथ अपना शक्ति प्रदर्शन किया था और उधम सिंह नगर में और खास तौर पर अपनी विधानसभा में उन्होंने दिखाया था कि किस तरीके से उनका जनाधार कितना मजबूत है। और जब
याद कीजिए कि नोटिस उनके घर पर चस्पा हुई थी तो उन्होंने साफ तौर पर प्रशासन को कहा था कि आप आइए और मेरे घर से ये कब्जा अगर आपको लगता है तो हटा लीजिए, लेकिन उसके बावजूद स्थानीय प्रशासन की हिम्मत नहीं हुई कि वहां से वो कब्जा हटा सके। दूसरी सबसे बड़ी बात जिसका जिक्र हम कर रहे हैं कि आखिर इस पूरे कोल्ड वार में झुका कौन है? क्या दोनों तरफ से हथियार डाले गए हैं या सिर्फ किसी एक पक्ष ने अपने हथियार डाले हैं? और अगर कोई एक पक्ष है तो वो कौन सा पक्ष है जिसने हथियार यहां पर सरेंडर किए हैं? नितिन नवीन के सामने भले ही सुलहनामा लिख दिया गया हो, लेकिन क्या वाकई में दिलों में भरा हुआ मैल ये दोनों ही नेता एक दूसरे के प्रति खत्म कर पाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है। और इसलिए एक बड़ा सवाल है क्योंकि भविष्य में भारतीय जनता पार्टी अगर अरविंद पांडे पर फिर से दांव खेलेगी तो उसी इलाके में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी अपना क्षेत्र आता है और खुद मुख्यमंत्री को उस इलाके में जाकर अरविंद पांडे के लिए चुनाव प्रचार भी करना होगा। और ये कहिए कि इस तरीके से चुनाव प्रचार होगा और अगर दिलों में मैल भी होगा तो क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी के लिए इस पूरे इलाके में वही स्थितियां बनी रहेंगी जो 2022 या 17 में बनी रही थी? ये सवाल अपने आप में भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को भी प्रभावित करेगा। सवाल यह भी है कि क्या नितिन नवीन से भी ये गांठ सुलझी है या नहीं सुलझी है, इसे लेकर पशुपेश क्यों है? हालांकि अरविंद पांडे ने अपने बयान दिए हैं, अरविंद पांडे ने यह कोशिश की है कि नितिन नवीन ने अगर उनसे कहा है सुलहनामे पर दस्तखत कर देने के लिए तो उन्होंने सुलहनामे पर दस्तखत कर भी दिए हैं और कहा है कि परिवार है, परिवार में एक दूसरे से रूठने मनाने का काम चलता रहता है। लेकिन क्या वाकई में पांडे जी ये रूठने मनाने का ही खेल था? अगर सिर्फ इतना ही था तो सवाल ये है कि उस सिंचाई विभाग की नोटिस का क्या होगा जो आपके घर पर चस्पा हुआ था? क्या वाकई में उस पर कोई कार्रवाई होगी? सवाल ये भी है कि जिस तरीके से आपने डीजीपी से मुलाकात की थी, उन मुलाकातों के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो फिर क्या होने वाला है? क्या ये सब कुछ दिखावा था या फिर धामी सरकार या धामी प्रशासन शासन से भी पूछा जाना चाहिए कि जिस तरीके से उन्होंने नोटिस भिजवाई थी, क्या वो नोटिस वाकई में अभी सर्व हो रही है, उसका कोई एग्जिस्टेंस है, क्या वो वाकई अभी भी है, या फिर ये सिर्फ चुनावी प्रतिशोध या कहिए कि राजनीतिक प्रतिशोध की ज्वाला में उठाया गया कदम था? सवाल बहुतेरे हैं, लेकिन पर्दे के पीछे की कहानियां समझने के लिए शायद थोड़ा वक्त लगेगा। तब तक ये सवाल यूं ही सियासी फिजाओं में तैरते रहेंगे। आज इतना ही, लेकिन आखिर में आपसे गुजारिश, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि उत्तराखंड की राजनीति की अंदर खाने की खबरों पर चर्चा आपको यहीं मिलेगी। नमस्कार।